और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। जमीन से लेकर किताब चोरी और पत्थर के शेर चोरी तक के आरोपों में चौतरफा घिरे आजम खान ने अब अपने कारनामों को नया रंग देना शुरू कर दिया है। कड़ी कार्रवाई के शिकंजे में आए आजम खान को अब पाकिस्तान, मुसलमान और कश्मीर याद आ रहा है। रिपोर्ट देखिए और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना बचाव करने की कोशिश में लगे हैं आजम खान। रामपुर के जौहर वाली जंग में आजम खान के उन अरमानों ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है, जिसमें वे खुद को बेचारा और विक्टिम बताते हुए नहीं थक रहे हैं। जर, जमीन और जौहर में जब खुद की गर्दन फंसी है तो आजम खान को कश्मीर, मुसलमान और पाकिस्तान याद आ रहा है। और यही हमारी बेगुनाही और सच्चाई का सबूत है। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? पाकिस्तान क्यों नहीं गए? पाकिस्तान क्यों नहीं गए अजदाद? हाल ही में आजम ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान ना जाने की सजा मिल रही है। वहीं अब जब आजम खान पर जमीन के अलावा करोड़ों की कीमती किताब और पत्थरों के शेर चोरी का आरोप लगा है, तो फिर एक बार अपने कारनामों की बंदूक मुसलमानों के कंधे पर रखते हुए आजम खान चीख चीख कर मुसलमान होने की बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, हमारे स्कूल गिराएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी का दरवाजा गिराएंगे, हमारा यतीम खाना गिराएंगे, बस इसलिए कि हम कमजोर हैं। यूनिवर्सिटी में लगे ये शेर रामपुर क्लब से चोरी हुए बताए जा रहे हैं। वहीं जिस यूनिवर्सिटी में आप कानून की इस देवी को देख रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। इधर बड़े मियां के कारनामों का काला चिट्ठा खुलना शुरू हुआ। मियां को कश्मीर जैसे हालात याद आने लगे। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उन पर लागू होता है, तो ऐसा अपराध क्यों किया है इन्होंने? जमीन हड़पने का काम क्यों किया है? और जब उनकी जमीन हड़पने की हकीकत सामने आती है तो कश्मीर, पाकिस्तान याद आ रहा है उनको। देखिए, कश्मीर को हम रामपुर बनाना चाहते हैं। रामपुर को तो रामपुर है ही, और आजम खान जी क्या बयानबाजी कर रहे हैं, वो बौखलाहट में कर रहे हैं। बहरहाल रामपुर की रार में सियासत का शोर तो सुनाई दे ही रहा था। अब तो जाति, मजहब और प्रदेश तक का रंग उड़ेला जा रहा है। सवाल ये है कि आजम को क्यों याद आए कश्मीर, पाकिस्तान और मुसलमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यही सवाल है कि आजम को क्यों याद आए कश्मीर, पाकिस्तान और मुसलमान। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, और अभी और मेहमानों को जुड़ना। फिलहाल श्रीलमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अमिताभ जी, सबसे पहला सवाल जो आजम खान कह रहे थे, हंसी भी आ रही थी क्योंकि मैं कमजोर हूं इसलिए मेरे पर ये जुल्म हो रहे हैं, लोगों की जमीन आपने हड़पी, पूरा रामपुर आपने अपनी रियासत समझ लिया। तो यहाँ पर अब जब कुछ नहीं मिला तो बड़ी सस्ती, कहें बड़ी घटिया स्तर की सियासत पर उतर आए हैं आजम खान। देखिए, मैं तो इस ढंग के बचाव के हमेशा विरुद्ध रहा हूं। मसला आजम खान का हो या किसी का हो। जब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के भाई पर मामला आया और प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी कुछ संपत्तियों को अटैच किया, तो बहन जी ने क्या तर्क दिया कि भाई हम दलित हैं इसलिए ऐसा हो रहा। आजम खान कह रहे हम मुसलमान हैं इसलिए ऐसा हो रहा, तो कल कुलदीप सेंगर कहेगा हम हिंदू हैं इसलिए ऐसा हो रहा। ये क्या तमाशा है भाई? आपके इंडिविजुअल कारनामे, कर्म, उनका आपके मजहब और जाति से क्या लेना देना? आप ट्रायल फेस करिए, जांच फेस करिए, क्या दिक्कत क्या है इसमें? जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो क्या इतने कमजोर होकर कैसे क्यों आए? बिल्कुल, अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो अदालतों पर भरोसा रखिए, लेकिन उसको यह रंग देना कि हम मुसलमान हैं, रामपुर को कश्मीर बनाया जा रहा है। आजम खान का किसाब के बेटे कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे ऊपर हमला हो रहा है, सारे मुसलमान एक हो जाओ। कोई धर्म युद्ध हो रहा है क्या? यह जमीन का मसला है।
कानूनी ढंग से जमीन जब्त कर ली, अपने में मिला ली, ये जो इस तरह के तमाम प्रकरण है, ये उनका मसला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है। कोई कुरान और वेद की लड़ाई है क्या? टोपी और तिलक की लड़ाई है क्या? लेकिन राजनेताओं के लिए बड़ा मुफीद हथियार होता है अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को, अपनी निजी लड़ाई को कौम की लड़ाई बना दो, जात की लड़ाई बना दो, और उसके बाद आनंद लो। एक तरफ ध्रुवीकरण आपका, दूसरी तरफ दूसरे का, दोनों का आनंद, दोनों राजनीति में बढ़ते जाओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये बड़ा पुराना टोटका है और हर बार आजमाते हैं राजनेता इसको भद्दे ढंग से। जिस दिन बहन जी ने यह कहा था कि दलितों पर अत्याचार है, आनंद की प्रॉपर्टी अटैच करना, तब भी मैंने यही कहा था कि इससे दलित से क्या लेना देना भाई। ये हजारों करोड़ की जमीनें ये दलित ने देखी है कभी? अरे दलित छोड़िए, सवर्ण ने नहीं देखी। गलत ली, जब्त हो गई, बात खत्म होगी, कचहरी में लड़ो। इसमें ताल ठोकने की कौन सी बात है? और वही बात मैं आजम खान के लिए कहता हूं। रामपुर कश्मीर हो गया, बताइए, आपके खिलाफ जांच हो जाए तो रामपुर कश्मीर हो जाएगा क्या? जांच क्यों नहीं होना चाहिए? सबके विरुद्ध जांच होनी चाहिए। जिस पर आरोप लगे, प्रथम दृष्टया लगे कि मामला गंभीर है, जांच होनी ही चाहिए। पॉलिटिकल क्लास होने के नाते, राजनीतिक वर्ग होने के नाते, राजनेता जांच से प्रोटेक्शन क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि हम जांचों से परे रहें? क्यों चाहते हैं हम नियम कायदे से परे रहें? अरे दादा, ये नियम कायदे आप ही ने तो बनाए हैं विधानसभा में, लोकसभा में, और जब आप पर आजमाए जाएं तो आपको तकलीफ है। तो क्या केवल ननकू और रज्जाक के लिए बनाए हैं कि गरीब की गर्दन में कानून का फंदा डाल के रखो, घसीटते रहो, और जो लोग कानून बना रहे हैं उन पर कानून लागू नहीं होगा, और लागू होगा तो वो कह देंगे ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक प्रतिशोध है, ये धर्म पर हमला है, ये जाति पर हमला है, ये वर्ग पर हमला है, ये इलाके पर हमला है। आप अपने इंडिविजुअल डीड्स के लिए पूरी सोसाइटी को दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं? और खुद को इतना बड़ा क्यों मानते हैं कि आप जेल चले जाएंगे तो इस्लाम जेल चला जाएगा क्या? या कुलदीप सेंगर जेल चला गया, वो उन्नाव का विधायक वहां का बलात्कार मामले में, तो क्या हिंदुत्व जेल चला गया क्या? इसलिए मैं आज मुझे लगा कि इस तमाशे पर बहस एक बार जरूर होना चाहिए, ताकि जनता को साफ साफ पता लगे कि मसला निजी कारनामों का है। आजम खान और उनके विश्वविद्यालय की परियोजना, अब जैसे उनका बेटा है विधायक, अब उसकी डेट ऑफ बर्थ का मामला है, पासपोर्ट में अलग, दूसरे कागजों में अलग, बर्थ प्लेस भी दो जगह का दिखाया गया है, कुछ कागजों में एक जगह। अब एक आदमी दो जगह तो पैदा नहीं हो सकता एक समय में। अब वो भी कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए ऐसा कर दिया गया। अरे भाई, आप मुसलमान हैं तो क्या आपको छूट दे दें कि आप अपना काला सफेद कुछ भी करो? तो मुझे डर ये है कि कहीं वो सेंगर भी आजम खान से प्रेरणा लेकर ये बयान न जारी कर दे कि मैं हिंदू हूं। और वो जो शलभ मणि की पार्टी के विधायक हैं बलिया के, एक दूसरे, क्या नाम है, सुरेंद्र बेरिया, वो उनके समर्थन में ना आ जाएं कहीं, ये भी डर है मुझे। ये भी तो समस्या है ना। बड़े बड़े विद्वान हैं इस देश में, राजनेता। इसलिए मैं कोर इशू पर बहस करने आया, व्यक्तियों पर नहीं। क्या पॉलिटिकल क्लास से जुड़े लोगों की जांच पड़ताल कोई गुनाह है? क्या उनकी जांच पड़ताल का मतलब जात, धर्म, इलाके पर हमला है? पॉलिटिकल क्लास जांच से कवच क्यों मांगती है कि हमको कवच पहना दो, गरीब गुरबा के लिए यह डंडा रखो कानून का? ऐसा क्यों? कतई नहीं होना चाहिए। आप देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि आपको महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के बराबर ले जा खड़ा कर दे। अरे जमीन का लफड़ा है, निपटाओ अदालत में, गलत किया होगा जेल जाओ, क्या दिक्कत है?
आपने लोगों ने तमाशा बना रखा है इस मुल्क में, जिसको देखो सो धर्म ध्वजा लेके चल रहा है। धर्म इतना छोटा हो गया कि सारे हेरे घेरे नथु घेरे सबके लिए शेल्टर हो जाएगा। नहीं, आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, किसी पार्टी के हो। इसीलिए मैंने बसपा का उदाहरण भी सामने रखा, आनंद वाला, वो भी ताजा उदाहरण है। और बीजेपी का आदमी भी कोई गिरफ्तार हो कर्म कुकर्म में और वो कहे कि हिंदुत्व पे हमला है, तो भी मैं वही कहूंगा जो आज कह रहा हूं। यह भी सनद रहे, मेरी वाणी तब भी नहीं बदलेगी जिसे कुलदीप सेंगर के लिए नहीं बदल रही। मुझे लगता है कि कोर इशू हम लोग इसी के इर्द गिर्द रखें कि राजनीतिक वर्ग अपने लिए छतरियां क्यों तलाश लेता है। वो छतरियां जो आम जन को उपलब्ध नहीं होती। हमारे साथ नईमी साहब हैं, मुहिबे अली नईमी, जो शिकायत करता है आजम खान के खिलाफ। पहले जरा एक बार उनको अवसर दूं, जरा समझ लूं मसला कहां तक पहुंचा है। नईमी साहब, मामला क्या है? और आजम खान कह रहे हैं कि ये तो मुसलमान हूं इसलिए हमला हो रहा है मेरे ऊपर। वो कह रहे मैं मुसलमान हूं इसलिए कमजोर हूं इसलिए हमला हो रहा है। अब बताइए। अच्छा, जी 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 जी, देखिए मामला दरअसल ये है कि रामपुर में 1774 का मदरसा आलिया हुआ करता था। नवाब रामपुर ने रियासत रामपुर के बिना के साथ ही मदरसा आलिया की बुनियाद डाली और अल्लामा अब्दुल अली फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी ये बुनियाद पड़ी। और मैं ये बताता चलूँ कि ये मदरसा कदीम ज़माने से ही यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता था और 8-9 मुल्कों के ममालिक के तलबा यहाँ पर रियासत के दौर में पढ़ने के लिए आया करते थे। और ये भी बताता चलूँ कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और जिनका मज़ार भी जज़ीरा निकोबार में है। नहीं साहब, इतिहास में नहीं जाओ, नहीं साहब इतिहास में नहीं जाओ, अभी ताजे प्रकरण की बात करो। मैंने आपसे सवाल किया, आजम खान साहब कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, कमजोर हूं, इसलिए मेरे ऊपर हमला हो रहा है। वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर हमला मतलब मुसलमान के इस्लाम के ऊपर हमला। जी देखिए, ऐसा है, जब वो दौरे इक़्तिदार में थे अपने, तो यहाँ पर सैकड़ों मुसलमानों को चरस के मुकदमे में जेल भेजा गया और सैकड़ों मुसलमानों की ज़मीनें जुल्मन गसब की गई। या तो पैसे ही नहीं दिए गए और पैसे दिए गए तो औने पौने दिए गए। और मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह से मजालिम यहाँ पर हुए हैं। अफसोस का मकाम यह है, आज वो दुहाई दे रहे हैं मुसलमानों की, जो है यहाँ पर कब्रिस्तानों को मुनहदिम किया गया, एक मस्जिद को भी शहीद किया गया, यहाँ पर आलियागंज के वो मजलूम मुसलमान। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि ये बाहरी लोग आनकर, सपा के खासकर लोग आनकर ये जो हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं, वो उन मजलूम गरीब मुसलमानों का भी कि कम से कम हाल चाल जाने, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है इनके जरिए, जो आज मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं। मुसलमानों का ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ। उस वक्त जब गरीब मुसलमानों की ज़मीनें गसब की जा रही थी तो उन्हें मुसलमान नहीं नजर आए। जब हजारों को, सैकड़ों, कई सौ मुसलमानों को सीओ आले हसन खां और एसओचओ अजीम नगर कुशल वीर के जरिए मुसलमानों को जो है जेल भेजा जा रहा है फर्जी मुकदमात में, तो उन्हें मुसलमान नजर नहीं आए। जब यहाँ पर मदरसा कोहना के जो कदीम कब्रिस्तान है, वहां पर 40 दिन बराबर जेसीबी चलती रही, हजारों लाखों मुसलमानों की कब्रें जो है वो मुनहदिम होती रही, उनके बाक़यात निकलते रहे, तो उन्हें मुसलमान नजर नहीं आए। यहाँ पर मदरसा कोहना को मुनहदिम किया गया और नवीन मंडी के पास मस्जिद रातों रात हटा दी गई, तो इन्हें मुसलमान नजर नहीं आए। आज इन्होंने जो कुछ भी किया है सब अपनी औलाद के लिए किया है। इनका मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जो है अपना जाती घरेलू ट्रस्ट है। ये सारी यूनिवर्सिटियां आज वो अपने आप को सर सैयद अहमद खां और इनको मिसाल दे रहे हैं,
मैं ये कहता हूं वो अलल खैर करें, सर सैयद अहमद खान है या जामिया मिल्लिया, जामिया उस्मानिया, जामिया हमदर्द और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनके बानी जो थे उन्होंने अपनी औलाद के लिए नहीं करा, अलल नहीं करा, अलल खैर करा। ठीक है नईमी साहब अभी रुकिए, नईमी साहब बाकी लोगों को भी बहस में ले आऊं। अरे नईमी साहब अभी रुको, अभी थोड़ा सा रुको महाराज, बाकी लोगों को बहस में ले आओ। हसन रूमी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका भी स्वागत। भट्ट साहब आपके पास आऊंगा जी। जब आप अपने कर्म कुकर्म में पकड़े जाओ तो कभी मजहब को सामने का झंडा सामने कर दो, कभी जात का कर दो, कभी इलाके का कर दो, कभी वर्ग का कर दो कि अगड़े हैं कि पिछड़े हैं कि दलित हैं कि महादलित हैं कि अति पिछड़े हैं। ये क्या तमाशा है इस मुल्क में? गड़बड़ी करो अकेले, माल खाओ अकेले, मिठाई हजम करो अकेले, और जब फंस जाओ तो मजहब को आगे कर दो। कोई गाय भैंस गोरू है क्या मजहब? और जाति की चाहे जब आगे कर दो चाहे जब पीछे कर दो। ये राजनेताओं ने क्या तमाशा बना रखा भट्ट साहब? देखिए जी, जो आजम खान की सियासत का इतिहास है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़माने से लेकर आज तक, और ये जिस समय वहाँ छात्र संघ के महामंत्री थे तो आरिफ मोहम्मद खान साहब इनके अध्यक्ष थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के। तो आजम खान की सियासत की सबसे बुनियादी बात यह है कि ये अपने सियासी मफाद, सियासी फायदे के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फंसते हैं तो कहते हैं ताजमहल तोड़ दो, फिर कहते हैं कुतुब मीनार गिरा दो। तो एक से एक भड़काऊ बयान देना, इंफ्लेमेटरी बयान देना, ये इनकी खासियत रही पिछले 20 साल। एक मिनट, मैं टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, व्यक्ति की कम। बसपा इसी लाइन पर चलती है, लालू जी की पार्टी इसी लाइन पर चलती है। अब चारा घोटाला का मामला और वो करे पिछड़ों के खिलाफ साजिश है। अब बताइए चारा घोटाले से पिछड़े का क्या लेना देना? जमीन का दलित से क्या लेना देना? जमीन कब्जा कर ली आपने, मुसलमान का क्या लेना देना? मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं भट्ट साहब। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, ये सब में कॉमन फैक्टर है कि ये जवाबदेही से इनको नफरत है। ये किसी भी किस्म की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी से इन सारी क्षेत्रीय पार्टियों को नफरत है। और ये केवल एक ही मुद्दा लेके चलते हैं, या जाति या मजहब, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, सब में एक बात कॉमन है। और एक समस्या इनकी ये भी है कि राष्ट्रीय पार्टियों को जो भिन्न भिन्न स्रोतों से जो चंदा मिल जाता है वो इन पार्टियों को नहीं मिलता, क्षेत्रीय पार्टियों को। तो इनको बहुत से ऐसे छोटे और मैं कहूंगा टुच्चे काम करने पड़ते हैं, ये जिससे विवाद के घेरे में आते हैं। तो आजम खान साहब ये समझते हैं कि उनको किसी भी किस्म की जवाबदेही से इम्यूनिटी है। टुच्चे काम करके सुच्चे मत बनिए, टुच्चे काम करके सुच्चे मत बनिए, फिर कहिए हम टुच्चे हैं, ताल ठोक के, क्या समस्या है? ठीक बात है। हसन रूमी, ठीक है भट्ट साहब अभी रुकना होगा। हसन रूमी हमारे साथ हैं। हसन रूमी साहब, मैं बड़ा चौंक गया जब मैंने अब्दुल्ला आजम को सुना, फिर आजम खान साहब को सुना। बोले जी हम मुसलमान हैं, कमजोर है, अकलियत है, इसलिए हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बताइए, मसला है जमीन का, इसमें मुसलमान कहां से आ गया भाई? लालू यादव के चारा घोटाले की जांच में जेल में है और कह रहे पिछड़ों के खिलाफ साजिश है। अरे पिछड़े चारा घोटाला किए थे क्या? क्या रामपुर के मुसलमानों ने जमीन कब्जा की? नहीं ना, एक व्यक्ति ने कब्जा की, मुकदमा भी उसी के खिलाफ चलेगा। इसमें मजहब कहां से आ गया भाई? क्या मजहब के कंधे पर बंदूक रख के आजम खान अपना बचाव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान की सियासत का ढांचा ही मजहब पे रखा हुआ है और हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, अगर वो बिजली, पानी और व्यवस्था को हिंदू मुस्लिम के नाम से जब बांटेंगे तो छोटे लोग कहीं तो जमीन कब्जा करोगे, चोरी चपाड़ी करोगे तो उसमें मजहब कैसे आ जाएगा? हसन रूमी आप मजहब बात कर रहे हैं, आप जमीन कब्जा कर रहे हो गलत धंधे से, कब्जा करना
तो उसमें मुसलमान नहीं। कहां से आ गया और हिंदू कहां से आ गया? मैं ये मुझे समझा दो एक लाइन में। मैं ये नहीं, मेरा कहने का मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, गलत काम करने का, अगर कोई गलत काम किया है तो उसके लिए न्यायालय है, और सांसद और विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में बनी हुई है। विधिवत तरीके से अगर कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप में इस तरीके की बातें नहीं होगी। राजनीति की परिभाषा जब बिल्कुल बदल चुकी है, नहीं हसन रूमी, एक मिनट, अगर आपने कुछ किया नहीं, हसन रूमी साहब एक मिनट, एक सवाल है जी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो सांच को आंच नहीं, ताल ठोक के अदालत में निपट लो। मुसलमान को बीच में क्यों ला रहे हो इस्लाम को? मैं यही कह रहा हूं, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। आपकी यूनिवर्सिटी के जमीन कब्जा के उससे मुसलमान का क्या लेना देना, इस्लाम का क्या लेना देना? देखिए, ये तो प्रशासन का आरोप है, इसका फैसला न्यायालय में होना है। और रहा सवाल कि अगर किसी आरोपी को इस दमनात्मक कार्रवाई से उसको अगर ना, अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लिखा दिया गया तो आप अदालत में जाओ ना। क्या आप ये बोलोगे कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया? ये कौन सी बात हुई? ये तो कह रहा हूं कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाया जाएगा क्या? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री हिंदू है इसलिए उनको कानून से आजादी है क्या? कहना होगा इससे पहले जिन लोगों ने, आपने अगर आजम साहब के ऊपर कोई सवाल खड़ा किया तो आपको यह भी कहना होगा इससे पहले जिन लोगों ने मजहब के नाम पे वोट लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिए, अगले पिछड़ों के नाम पे वोट लिए, ऊंच नीच के नाम पे वोट लिए, उनके ऊपर भी मीडिया को सवाल खड़े करना चाहिए। क्योंकि मैं जमीन कब्जे की बात कर रहा हूं दादा। अगर हसन रूमी, नो 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 टोटल नो 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 नो, ये नहीं चलेगा। नहीं, मैं जमीन कब्जे की बात कर रहा हूं। डूब की जमीन आपने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कर ली, मैं कह तो उस पर हो गया मुकदमा, इसमें इस्लाम से क्या लेना देना जी? इसका उत्तर नहीं दे रहे हो आप, दुनिया की बात हमको बता रहे हो मित्र। कोई लेना देना नहीं, तो इस्लाम को बीच में क्यों ला रहे हो? कश्मीर को बीच में क्यों ला रहे हो? पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हो? प्रॉपर्टी आपने कब्जा की, कश्मीर, पाकिस्तान, इस्लाम सब बीच में ला रहे हो। अजब तमाशा है भाई, यही तमाशा बिहार में हो जाता है। लेना देना नहीं, ये नहीं चलना चाहिए। गलत किया है भुगतो, गलत किया है तो भुगतो भाई, यही मेरा कहने का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं चलना। गलत किया है तो भुगतिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये कोर्ट में जाइए, वहां अपनी दलील दीजिए, ठीक बात है। गौतम राणे, वही सवाल सबसे आखिरी में शलभ मणि के पास आऊंगा, वही सवाल। आप सियासत से जुड़े लोग अपने कारनामों की जब जांच होने लगे या शिकंजा कसे तो उसको जाति, धर्म, इलाका और वर्ग और मजहब का मामला बताने की कोशिश क्यों करते हैं बार बार? काम आपने गलत किया, माल आपने पैदा किया, सुख आपने भोगा, और अब हिंदू मुसलमान को आगे करोगे, जो अगले पिछड़े को आगे करोगे, दलित और सवर्ण को आगे करोगे। देखिए अमिताभ जी, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, एक बेहतर भारत के लिए, बेहतर देश के लिए और बेहतर राष्ट्र की बात करते हैं तो उसके लिए निश्चित तौर पे पर्सनल ऑफेंस है और पर्सनल क्राइम है। उसे हम आगे नहीं जाना चाहते। हम निश्चित तौर पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात करते हैं और ये नहीं कहते कि हम भारत के हिंदू, भारत के मुस्लिम, भारत के दूसरे लोग। जिस तरह की बात की जा रही है इसमें यह देखा जाए कि निश्चित तौर पे 2-3 घटनाएं ऐसे हुई जिससे देख करके हमको लगता कि ये कहीं ऐसा तो नहीं ये फ्रेंडली फाइट चल रही है। पहली घटना जब अब्दुल्ला आजम को ये कहा जाता है, एसपी आकर के कहते हैं कि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन किया, सरकारी कर्मचारी के काम करने में बाधक बने और बाधक बने, लेकिन आपने उनके खिलाफ एफआईआर की, क्या की? 106, 107, 151 की। क्यों नहीं आपने 353 किया? क्यों नहीं 333 किया? और उनको आप कोर्ट में पेश करते, वो हाई कोर्ट से जमानत मिलती, जब मिलती। आकाश विजय वर्गीय के मामले में ये हो चुका था। आपने क्यों ऐसा किया? दूसरा प्रकरण, आप बार बार ये कहते हैं ये चोरी है। अरे 9000 किताबें चोरी करके नहीं आ सकती साहब, ये डकैती हो सकती है। तो आप चोरी का प्रकरण क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रेंडली फाइट चल रही है दोनों तरफ? एक तरफ उनको आजम खां को
शलभ मणि नहीं, सुन रहे पॉइंट हैं, की बात नहीं, अभी तो अमिताभ जी, इस करेंगे बात को आप DGP से। समझिए। और आप जैसा विद्वत अगर एंकर इस टॉपिक पे नहीं, गौतम राणे आपकी बात गंभीर है, तो किससे और हम उसमें उम्मीद नया कर कोण सकते हैं है, इस टॉपिक को लेके? नया कोण है। यस आई एम इम्प्रेस्ड, नई बात आपने कही। बाकी इस ज्यादातर बात को प्रवक्ता देखिए, जलेबी बनाते रहते हैं। राज्यसभा से ताजीन फातिमा का यूं ही बाइकाट करना तो नहीं सूझता। राजनीति जितनी सीधी दिखती उतनी होती नहीं है, काम भी उतना टेढ़ा नहीं चलता। ये निश्चित तौर पे आप ठीक बेहतर कह रहे हैं कि है, ठीक है। जलेबी बनती है। गौतम राणे आप खतरनाक तो ये खतरनाक friendly वक्ता fight हैं। है। गौतम राणे आप खतरनाक वक्ता हैं, लेकिन मुझे पसंद आए। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। इम्प्रेस्ड। ऐसा मत कहिए साहब जी। अब जिनके दिल पे गुजरी होगी आपकी वाणी सुन के, उनसे पूछो। हमें तो आनंद है, लेकिन उनको तो कष्ट होगा। खैर, शलभ मणि फर्क पड़ता है सब, ठीक, हमें क्या सर, क्या फर्क पड़ता है? ठीक बात गौतम, बिल्कुल। शलभ मणि, 2-3 सवाल उठाए गौतम राणे ने, वो बड़े वाजिब सवाल है। अगर आपकी पुलिस ये बोल रही है, मतलब टीवी पर भाषण दे रही है कि सरकारी कार्य में बाधा डाली, तो सरकारी कार्य में बाधा की धारा लगनी चाहिए। ये नहीं चलेगा चुपके रात दिन, ये नहीं चलेगा। गजल थोड़ी नहीं बज रही है कि वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है हमको अब तक आज तक, वो जमाना याद है, ये नहीं चलेगा। और एक दूसरा बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया, आज तक उठा क्यों नहीं मुरादाबाद रामपुर में अजब लोग हैं। मैं तो गए नहीं रामपुर में, हम ये सवाल सबसे पहले उठाते वहां खड़े होकर। आप बताइए, गौतम राणे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2-4-5 किताब की चोरी होती है, अगर 9000 किताब आपने बरामदगी दिखाई आपसे मतलब पुलिस ने, तो डकैती क्यों नहीं लिखाई? और तीसरा, अमिताभ जी एक सेकंड सुन लो, एक सवाल और भी, एक ये तो 2 हो गए प्रशासनिक मसले, इनमें तो डीजीपी को समझाओ कि क्या कर रहे हैं। और एक तीसरा बड़ा पॉलिटिकल महत्वपूर्ण विषय है जो उन्होंने कहा, गौतम ने, एक सेकंड सुन लो भाई शलभ, जो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि ट्रिपल तलाक पर अगर आजम खान साहब की बेगम जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो अनुपस्थित हो जाएं, तो उसका भी एक संदेश जाता है। शलभ मणि जी। अमिताभ जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत जी बिल्कुल। किताबों की चोरी और डकैती को लेकर जो धाराएं लगाई गई हैं, किताबें बरामद हुई, बाकायदे पुलिस की मौजूदगी में बरामद हुई, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बरामद हुई। उसके बावजूद जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेकर आजम खान और उनके जो साहबजादे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब प्रशासन ने कार्रवाई की, बतौर विधायक होने के बावजूद उन्होंने पहुंचकर वहां पर कहा कि नहीं, ये कार्रवाई हम नहीं होने देंगे। जो सुसंगत धाराएं मौकाए वारदात पर लगी, वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां मैजिस्ट्रेट थे, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। आप चाहेंगे आपको भी उपलब्ध करा देंगे, हमारे जो साथी हैं उनको भी उपलब्ध करा देंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की गई, क्योंकि ये बात न हो कि हम जानबूझकर किसी के खिलाफ राजनीतिक ये कह रहे हैं, गौतम राणे कह रहे हैं कि धाराएं थोड़ी नरम लगी, और यूपी के कानपुर की भाषा में कहें तो कर्री नहीं लगी, थोड़ी कर्री लगनी चाहिए थी। ये मसला ये है शलभ। अब देखिए ऐसा कि अब देखिए हो सकता है कोई पुलिस के लोगों से ज्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबिल जगहों पर उनको होना चाहिए, नहीं है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर कहीं किसी को होना चाहिए था। अब पुलिस के लोगों को जो धारा समझ में आई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समझ में आई, अभी तो इस कार्रवाई को लेकर देखिए आजम खान साहब को कश्मीर और पाकिस्तान याद आ रहा है। मैं तो सिर्फ अमिताभ जी शुरुआत करूंगा कि रामपुर आप जाइए, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा रामपुर जाइए। शहजादी बेगम है, 85 साल की विधवा है बेचारी, दाने दाने की मोहताज है, सीधी चल नहीं पाती, उनके कमर में दिक्कत है। उनकी जमीन लूट ली थी आजम खान और उनके लोगों ने और जौहर विश्वविद्यालय मिला दिया था। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया तो शहजादी बेगम जो 85 साल की विधवा है वो सड़क पर उतर के योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दे रही थी और आजम खान के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं आजम खान के खिलाफ, आप में नाम अगर तो आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे, मैं मोहम्मद हसन, रफीक, हनीफ, यासीन, रजा, अब्दुल हनीफ, अब्दुल हुसैन, अमीर आलम,
रेशमा जिनके पति का नाम जाकिर है, नजाकत, अबरार, बंदे अली, गुफरान, आफ्ताब, मैं नाम पढ़ना शुरू करूंगा तो इसमें सारे के सारे मुकदमे मुसलमानों और दलितों ने लिखवाए हैं। जो आजम खान के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, फैसल खान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, फैसल खान वो लगातार आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं। नवाब काजिम अली जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो लगातार आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं। और बहन जी की सरकार में बाकायदे जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। यतीम खाना जो बच्चों के लिए बना था, जहां 40 परिवार रहते थे और करीब 200 से ज्यादा अनाथ बच्चे रहते थे, उसकी जमीन जौहर विश्वविद्यालय में मिला ली गई। यूनानी दवाखाना जो बहुत सालों से चल रहा था और लोग ऐसा बताते हैं कि दूर दराज के इलाकों से लोग वहां पर आते थे अपना इलाज कराने और साथ में कर्मचारी थे, करीब 100-125 कर्मचारी। उस पूरे यूनानी दवाखाने की जमीन कब्जा कर ली गई, जौहर विश्वविद्यालय में मिला दी गई। मदरसा आलिया जिसका जिक्र अभी यहां मौलाना साहब कर रहे थे, मदरसा आलिया की जो पुस्तकें थी, हजारों पुस्तकें, बहुत पुरानी किताबें, उनको मिला लिया। और आज जब मुझे हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जब खुद को नौजवान कहने वाले, खुद को प्रोग्रेसिव कहने वाले, जब अखिलेश यादव जी आजम खान के पक्ष में खड़े होते हैं, जब मुसलमानों ने मुकदमे लिखवाने शुरू किए, दलितों ने मुकदमे लिखवाने शुरू किए, और ये मुकदमे लिखवाने की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं हुई, 2013-14 से ये लोग लड़ रहे थे। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस पर कार्रवाई हो। और एक घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आजम साहब की भैंस चोरी हुई थी। उस भैंस की चोरी के बहाने इन दलितों और मुसलमानों पर जो कहर बरपाया गया, उनको यह कहा गया कि तुम्हें भैंस चोरी में जेल भेजेंगे, और उनके मुकदमे के बहाने से उनकी जमीनें लिखवा ली गई। उसके बाद कश्मीर और पाकिस्तान में रहता है। आजम खान से पूछिए कि क्या पाकिस्तान में जो गए मुसलमान, एक आखिरी बात अमिताभ जी, कि जो मुसलमान यहां से गए, कितने जाके वहां सांसद हुए, कितने जाके वहां मंत्री हुए। या हिंदुस्तान की सरजमी ने आजम खान को भी नेता बनाया, उनके बेटे को भी नेता बनाया है, उसके बावजूद उनको पाकिस्तान अगर याद आता है ठीक बात, उन्हें ठीक शर्म बात, आनी चाहिए। ठीक बात शलभ मणि। एक बात मुझे याद आती, जिस बात की ओर शलभ मणि इशारा कर रहे थे, शायद 5-6 साल पहले, समय के कालखंड के निर्धारण में हो सकता है मेरा स्मरण कुछ कमजोर हो जाए, बट मुझे घटना अच्छी तरीके याद है। इसी मसले में, आजम खान के ही मसले में दलित परिवार अनशन पर बैठे थे, तब मैंने उनकी लड़ाई लड़ी थी। शायद 200-250 परिवार थे दलितों के, वो भी जमीन का ही मसला था, घर उजाड़ने का मसला था। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ था कि ये गरीब लोग, वंचित लोग, इनके घर उजाड़ देंगे आप, ये नहीं चलेगा। और फिर आप ये कहोगे कि हम मुसलमान हैं, हम कमजोर हैं। ये कमजोर के तो लक्षण नहीं, ये तो जबर के लक्षण हैं। आप मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इसीलिए मैं लालू यादव के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। आपको गलत फंसाया, मुकदमा लड़िए, लेकिन ये मत कहिए पिछड़ों के खिलाफ साजिश है। सारे पिछड़े शामिल थे क्या? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा, कुलदीप सेंगर अगर ये बोले कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश है, मुझे जेल में बंद कर दिया, तो भी मैं उतनी ही बड़ी आलोचना करूंगा। ये कौन होते हैं ऐसे? ये लोग अपराधी हैं। अगर तो अपराधी है तो अपराधी की तरह ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ही इस पर आगे बातचीत करेंगे कि अपने गुनाहों को छिपाने के लिए धर्म को या जाति को आगे करने का जो सिलसिला जारी कहीं रुकेगा, और क्या इन लोगों को विश्वास होता है कि इस तरह धर्म के नाम पर अपने आप को बचा ले जाएंगे, अपने समुदाय को अपनी पक्ष में कर लेंगे? एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। चलते जिन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा था, और उस पर भी इसी तरह का वही प्रीति, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान कुछ हो, आप ईसाई हो, सिख हो, इससे आपके अपराध का क्या लेना देना? बिल्कुल। हसन रूमी साहब, अपराध एक व्यक्तिगत काम है, इंडिविजुअल एक्ट है। इसके लिए मजहब का नकाब पहन के क्यों लड़ाई में उतर रहे हो भाई? आजम खान साहब को, वो तो खुद भी वकालत पास है, मुकदमा लड़ना चाहिए। इसमें क्या मुकदमा में वो ये लिखेंगे जाके अपील में कि हम मुसलमान हैं? रूमी साहब, हसन रूमी आप सुन रहे हैं कि नहीं? चलिए, हसन रूमी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मुहिबे अली नईमी साहब, वही सवाल जो मैं हसन रूमी साहब से पूछ रहा था। क्या कचहरी में ये खड़े होकर बोलोगे कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको लूट की आजादी देनी चाहिए? फिर दूसरा कोई बोलेगा हम हिंदू हैं इसलिए लूट की आबादी छूट देनी चाहिए, आजादी? ये क्या तमाशा है भाई? नईमी साहब,
ऐसा है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम का ताल्लुक है, शुरू से तो जाति, मजहब, धर्म को ताल्लुक नहीं होता। मुस्लिम गुनाहगार नईमी साहब आपको रोकेंगे, कुछ आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, मुझे लगा कोई तकनीकी समस्या है। भट्ट साहब, वही बेसिक सवाल जो आज हमारे पूरी बहस का मूल स्वर है, आपका निजी कारनामा आपके वर्ग, जाति, गोत्र, वर्ण, मजहब का कारनामा कैसे बन सकता है भाई? साहब, आजम साहब अकेले नहीं हैं इस मामले में। जो हैदराबाद के ओवैसी साहब भी इसी सियासत के पुराने माहिर हैं। वो आजम साहब अकेले नहीं हैं। और मैं यहां बता दूं आपको एक बात, 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार के आने के बाद जब सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई, तब से लगातार इस मामले में जांच चल रही है। और आप अगर गौर करें, पिछले 2 साल से लगातार आजम साहब जो हैं रामपुर के जिलाधिकारी पे हमलावर हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो अब यहाँ के जिलाधिकारी से, कलेक्टर से हम जूते के फीते बंधवाएंगे। तो आजम साहब कोई बात बेमतलब नहीं बोलते हैं। उनका निशाना डीएम बेवजह नहीं था, क्योंकि उनकी जांच चल रही है। और दूसरी बात, ये मामला रेवेन्यू का है, सिविल का मामला है, लैंड का मामला है। इसकी जांच में समय लगता है, ये मुकदमे लंबे समय तक चलेंगे। वरना आजम साहब कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। अब 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, जांच मुकम्मल हो गई है, इतने लोग सामने आए हैं और चीजें स्पष्ट हो रही हैं। तो आजम साहब के लिए कोई नई बात नहीं है ये पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मैं मुसलमान हूं, ठीक है भट्ट साहब, ठीक है गौतम राणे, ठीक है भट्ट साहब, गौतम राणे, आप अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपनी माली हालत बड़ी करने के लिए, माली हैसियत बड़ी करने के लिए दंड फंद करते हो, है कर्म अपकर्म करते हो, धतकर्म करते हो, और उसके बाद उनको सोसाइटी, कास्ट, क्रीड, क्लास, रिलीजन के सिर लाके डाल देते हो। ये सोच तो बड़ी गंदी है। देखिए अमिताभ जी बड़ा स्पष्ट सा है, एक 2 लाइन है कि जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है वो ही हैवाने सियासत में नजर आता है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट चल रही है, आजम को कायदे आजम बनने की कोशिश करनी है, और वो यही बताने चाहते हैं मुस्लिमों, मैं देखो मैं तुम्हारा दानिश्वर हूं, और तुम्हारे दानिश्वर के खिलाफ ये सितमगर पड़े हैं। अगर वास्तविक तौर पे ये सरकार उनको दंडित करना चाहती है तो मीडिया ट्रायल के बजाय उनको दंडित करे, पकड़े, अरेस्ट करे, जेल में डाले, सबसे सीधा प्रक्रिया होगा। और जितना उसको कराने की कोशिश करेंगे, इससे लगता है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धींगा मुश्ती चल रही है, और धींगा मुश्ती देश के सामने नहीं चलनी चाहिए। आप बेहतर जानते हैं, इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा। ठीक बात छोड़ो अनिल जी, गौतम जी, मैं इसका जवाब शर्मणी से लूंगा। 15 सेकंड जी केवल 15 सेकंड अगर आप अलाउ करें तो। जी बोलिए। मारो मत छोड़ कहते हैं, मारो मत छोड़ो। अब आप जैसा बेहतर आदमी समझ जाएगा कि यह कहा जा रहा कि मारो मत पे हमें कामा लगाना है, छोड़ो। लेकिन साधारण आदमी तो यह समझता है कि जो सरकार कर रही है वो ये कह रही कि मारो मत छोड़ो। ये गेम फ्रेंडली फाइट चल रहा हुजूर जी। ठीक है हसन रूमी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो वही सवाल, काम गलत सही आप करो और उसके बाद मजहब का चोंगा पहन के बाजार में निकल जाओ, ये तमाशा बंद क्यों नहीं होता भाई? देखिए, जिस मुल्क मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी मुल्क के अंदर जब डिलीवरी बॉय कोई किसी ऑनलाइन डिलीवरी को किसी के घर देने जाता है तो उसका मजहब पूछ के उसकी डिलीवरी ली जाती है। ये देश कहाँ जा रहा है? ये काम हो रहा है, इसलिए जमीन पे कब्जा करना ठीक है। आपकी फिगर तो इस अपराध के चेक को सामने रख के क्या रामपुर में जमीन पर कब्जा को जायज ठहरा देंगे? सर आपका मुद्दा मुसलमान और आपका मुद्दा मजहब को लेकर है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई डिलीवरी बॉय ऑनलाइन शॉपिंग में
अगर डिलीवरी देने जा रहा और उस मुल्क का आदमी अगर ये कह रहा है कि तू मुसलमान है इसलिए मैं तुझसे खाना नहीं लूंगा, आपको इसकी भी फिक्र होनी चाहिए। ये देश किस तरफ जा रहा है, किस मोड़ पे जा रहा है, ये तो न्यायालय में सब जुडिस हो गया मैटर। ये अब न्यायालय इसको देखेगा, सिविल नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का हो, निश्चित रूप में जो जिस नेचर का होगा उसके अनुसार। ठीक है रूमी साहब, ठीक है। मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आपने जवाब कुछ और दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं दो बातें बता दूं ताकि आगे आप अपडेट और रहेंगे। मैंने आपके नहीं, मैं आपकी जानकारी बढ़ा देता हूं। मित्र एक मिनट रुक जाओ। जिस लड़के ने ये ड्रामा क्रिएट किया था, क्या जोमेटो है क्या, उसके लिए अमित शुक्ला, अगर मैं सही याद करवा रहा हूं, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनके खिलाफ वारंट हो गया। ठीक है ना, ड्रामा करने की आजादी नहीं है। लेकिन अमित शुक्ला की जी सर अपराध से सर सुनो भाई, अमित शुक्ला के अपराध से आजम खान का अपराध कैसे जायज ठहरा देंगे? यही तो दोहरा चरित्र है इस देश का। सर अपराध कोई जायज नहीं है। आजम खान ने अगर गलत ढंग से जमीन कब्जा कर ली तो उसका जोमेटो वाले से क्या लेना देना है? ये नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप में सवाल नहीं लेना देना इस बात से जापान का देश के अंदर दो धाराएं बह रही हैं। ना रूमी हसन रूमी नहीं सर, चलेगा सर बात सॉरी आपके मैटर ना, ये नहीं चलेगा। दलित अपराध करे, जांच अगर उसकी दलित है तो उसको आजादी दो भाई। यही अभी कहा गया था 1-2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या वो ये चाहती हैं कि चूंकि हम दलित वर्ग से आते हैं और बड़े राजनेता इसलिए हमको छूट मिलनी चाहिए? क्या कोई इस देश में ये चाहता है कि हमको चारे घोटाले से बरी कर दिया जाए चूंकि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं? ये नहीं हो सकता। कानून होता है। शलभमणि जांच से प्रेरित होकर काम बिल्कुल होता है जी। शलभमणि हसन रूमी साहब जो बात बोल रहे हैं जी, वो भी मुझे चौंका रही है। पूछिए क्यों? वही सवाल है मेरा। वो कह रहे अब तो मामला सब जुडिस है। वही तो मैं कह रहा था कि आजम साहब ये पब्लिक में तकरीर क्यों कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं मजलूम हूं, कश्मीर बन गया, सीरिया बन गया, पाकिस्तान हो गया और क्या क्या हो गया। उनको अच्छा वकील करना चाहिए, मुकदमे में जाना चाहिए शांति से। इस्लाम कश्मीर और पाकिस्तान क्यों ले आ रहे हैं बीच में? बिल्कुल आपकी बात, देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है अमिताभ जी। इस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई जो हो रही है वो गैर वाजिब कार्रवाई है तो आप जाइए कोर्ट के पास। कोर्ट आपको तय करेगी कि आप सही हैं या हम सही हैं। मैं तो अमिताभ जी अभी आपकी डिबेट में था, उसी दरमियान जब आपने ये विषय उठाया कि आपने भी दलितों और मुसलमानों की जमीन का कब्जे का मामला उठाया था, उसी वक्त फोन आया रामपुर के पूर्व चेयरमैन है अब्दुल सलाम साहब। उन्होंने फोन करके कहा कि नहीं अमिताभ जी को बताइए कि हम ही उस वक्त आंदोलन कर रहे थे आजम खान के खिलाफ जब इन्होंने तमाम दलितों और मुसलमानों की जमीनें कब्जा की थी। और ये भी उन्होंने बताया कि आप एक चीज भूल गए हैं कि उन्होंने शेर भी उठा लिए थे। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के जो शेरों की मूर्तियां लगी थी वो तक उठा के ले जाके जौहर विश्वविद्यालय में उन्होंने लगा दी थी। जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी रही हो, जिस व्यक्ति की मानसिकता इस स्तर पर हो कि सरकारी जो तमाम चीजें थी, सिंचाई विभाग की जमीन रही हो, चाहे वो पानी की टंकी रही हो, तमाम चीजों को उन्होंने कब्जा किया और एक तरह का मैं कहूंगा कि ताजमहल बनाने का उन्होंने प्रयास किया। हम लोगों ने देखा है कि महामना जी ने कैसे जमीन, कैसे लोगों से मांग कर एक विश्वविद्यालय खड़ा किया। सर सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैसे लोगों के सहयोग से खड़ा किया। ये कौन सा विश्वविद्यालय बना रहे थे जहां लूटपाट हो रही थी, जहां पर छिनैती हो रही थी, जहां पर गरीबों मजलूमों की जमीनें कब्जा की जा रही थी। और आज अगर योगी जी की सरकार इंसाफ दे रही है तो मुझे बार बार हैरानी होती है कि अखिलेश यादव जी कैसे आजम खान के पक्ष में खड़े हो सकते हैं, जिन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार किया, जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किया, जो गरीब तमाम लोग हैं जिनके पास रोजी रोटी के मोहताज हैं। एक रफी अहमद साहब हैं जो बेचारे 3 बेटियां हैं उनके, और उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है, उनकी जमीन कब्जा कर ली गई। जो तमाम जिन लोगों ने विरोध किया उनके खिलाफ बकरी चोरी का मुकदमा, मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा, चरस गांजे में उनको फंसाया गया। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर कार्रवाई कर रही है सरकार, और सरकार हर अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करेगी, चाहे वो किसी भी दल से आता हो,
किसी भी वैचारिक प्रतिबद्धता से आता हो, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आजम खान साहब को जाना चाहिए न्यायपालिका के दरवाजे पर अगर उनको लगता है कि उनको किसी आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर नैतिक जब बल नहीं बचता है, अंदर से नैतिक साहस जब टूट चुका होता है, तो वो न्यायपालिका जाए भी तो किस मुंह से जाए। बिल्कुल शरद जी, तो ये अंत में शायद विक्टिम कार्ड ही बचता है जो खेला जाता है। अमिताभ जी, लेकिन इनकी अमिताभ जी अपनी समस्या है कि रामपुर विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब समय का अभाव है। अमिताभ जी, ये हैरानी भी होती क्या इन लोगों को लगता है कि जिन्होंने मेरे सारे कारनामे देखे हैं, मैं किसी धर्म का या जाति का नाम लूंगा तो ये आंख बंद करके मेरे पीछे आ जाएंगे? इस मुल्क में ये होता भी रहा है, मुश्किल यही है भाई। मैं समझ नहीं पाता, आप किसी नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो गया, उसके समर्थन में भी 1000 आदमी उतर आता है। ऐसे मूर्ख जमात, आय से हम होते फॉलोअर, तो हम तो सबसे पहले नेता का कुर्ता फाड़े कि तुमने इतना पैसा कमाया कैसे, ये बताओ कि आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ हुआ। आज से तुम हमारे नेता नहीं, लेकिन ये देश है, 2-4-5 हजार लोग उनकी जिंदाबाद करने भी निकल पड़ते हैं कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि भैया ने 5000 करोड़ बना लिए, चाचा ने 1000 करोड़ बना लिए, फलाने ने इतना बना लिया। ये क्या तमाशा है? तनख्वाह है 1.25 लाख रुपया, इतना पैसा आया कहां से? ये नहीं पूछे आपने? हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन नोएडा जैसे इलाके में कहां से पैदा की? आप दलित हैं, ब्राह्मण हैं, ये अलग का विषय है। क्यों जांच नहीं होगी? ये तो नहीं चलेगा। आप राजनेता हैं तो काला सफेद सब करेंगे और ननकू के गले में जंजीर डाल देंगे और रज्जाक को फांसी दे देंगे। ये तो नहीं चलेगा ना मुल्क में। वरना जिन लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्तियों के मुकदमे हुए, उनको तो एक आदमी वोट देने वाला नहीं मिलना चाहिए था इस मुल्क में। अरे जिनकी तनख्वाह हमको पता है, इंटरनेट पर पड़ी जिनकी तनख्वाह, उनके यहां हजारों करोड़ का मसला आया कैसे, ये कोई बताने को तैयार नहीं इस मुल्क में। सबसे बड़ा सवाल ये, जिंदगी भर गरीबों के, मजलूमों के नेता रहे, हजारों करोड़ की संपत्ति आई कहां से? ये बड़े बड़े मकान, ये बड़े बड़े दरवाजे, ये बड़े बड़े बंगले आए कहां से? कौन दे गया? कौन सा मंत्र है? हमको भी बताओ। हम देश भर में घूम के गरीबों को बांटे वो मंत्र, उनका भी जीवन सुधरे। एक बात मैं देख रहा था, हसन रूमी साहब आपसे कह रहा हूं, आजम साहब कह रहे थे कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्री के कागज भी मांगूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कागज भी मांगूंगा, पूछूंगा मदन मोहन मालवीय जमीन कहां से लाए, सर सैयद अहमद जमीन कहां से लाए। क्या सर सैयद अहमद और मालवीय जी से तुलना कर सकते हैं आजम खान अपनी? उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि मैं और मेरा खानदान ही यहां मालिक रहेगा। बनाया और समाज को दे गए। मालिकाना हक नहीं मांगा। कहां सूरज, कहां जुगनू? ये तो हिमाकत है। अगर मालवीय जी महाराज और सर सैयद अहमद से तुलना करने लगे तो फिर हिमाकत है। मालवीय जी जहां यूनिवर्सिटी बनाए हैं वहां तो गंगा बहती है, डूब की चाहे जितनी जमीन कब्जा कर लेते, उन्होंने नहीं की, आपने कर ली रामपुर में डूब की जमीन। और मालवीय जी से मुकाबला करेंगे ना? शर्मनाक है। आपको लगता है आपके विरुद्ध जाति हो रही, जो शर्म कह रहे थे? अदालत जाइए। और आप गए हैं 2 मामलों में, इलाहाबाद हाईकोर्ट, खारिज हो गई आपकी अपील। आज मेरे खिलाफ पुलिस मुकदमा लिखा दे तो मैं अदालत जाऊंगा ना पुलिस के खिलाफ, कि मैं ये कहूं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। ये कोई तर्क है? मैं हिंदू हूं इसलिए लिखा दिया, ये क्या तर्क है? नहीं। और मैं देश के आवाम से भी कहूंगा, कोई पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, अगड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, नव बौद्ध हो, कोई हो, अगर बेईमान है, आर्थिक अपराध कर रहा है या हिंसा कर रहा है, उसके पीछे मत खड़े हो। वो टोपी लगाए चाहे तिलक लगाए,
वो लोग आपके नेता नहीं होने चाहिए जो हिंसा और आर्थिक अपराध में संलिप्त पाए जाएं, जो निजी संपत्तियां बनाएं। ये देश राम का देश रहा है, जिसके लिए कभी सोम ठाकुर ने लिखा था कि बलकल तन पर धारें बांधे जटा जूट रघुवीर, लक्ष्मण जागे सारी रैना सीता तपे रसोई, और बलकल तन पर धारें बांधे जटा जूट रघुवीर। ये स्थिति थी इस देश की, हम उनको नायक मानते हैं। कल तक जो लोग सरकारी अस्पताल के क्वार्टर में रहते थे, पड़ोसी राज्य, वो विशाल संपत्ति के मालिक हो गए। कैसे हो गए? अब जेल में चले गए तो पिछड़ा काट खेलिएगा, ये नहीं चलेगा। अगला हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो गलत करे उसे जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, और जो खास मेहमान अलग अलग जगह से हमारे साथ इस शो में जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाबहस मिलता है। क्या आप